पूरा कॉन्सेंट्रेट। लास्ट हमने कंप्लीट किया था एसी सर्किट में 3 कंपोनेंट्स का, ओनली रेजिस्टेंस, ओनली इंडक्टेंस और ओनली कैपेसिटेंस। जस्ट याद दिला दूं तुम्हें, ओनली रेजिस्टेंस में V और I में फेज सेम था, मतलब वो हम साथ साथ की तरह एक ही डायरेक्शन में थे, जिस साइड V उस साइड I। जब हम बात इंडक्टर की करते हैं तो इंडक्टर में क्या था, V और I में V आगे था, I पीछे था। कितना पीछे था? 90। और जब तीसरा हमने कैपेसिटर पढ़ा था तो उसमें क्या था, I आगे था, V पीछे था। कितना? 90। उनका हमने फेज डायग्राम वो सब पढ़ा था। आज जो हम सर्किट पढ़ने वाले हैं इट इज कॉल्ड RLC, मतलब उन तीनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे कि तीनों कॉम्बिनेशन से क्या आंसर आएगा। उसमें I आगे रहेगा कि V आगे रहेगा हमको पता नहीं, हमको वो डिफाइन करना है। तो सर्किट है अपनी कौन सी? RLC सीरीज सर्किट। पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ 100%। ध्यान से देखो, अपने पास है RLC यानी कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कौन सा है? कैपेसिटेंस। इन तीनों को हमने किससे कनेक्ट किया है? वोल्टेज सोर्स विच इज V इज इक्वल टू VM sin ओमेगा t। जब किसी भी चीज़ को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, करंट। कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो है वो तीनों में क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ से I करंट पास करूँ तो यहाँ भी कितना करंट आएगा? I। यहाँ भी कितना आएगा? I। पूरे सर्किट में क्या रहेगा? I। मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट हर पॉइंट पे क्या होता है? सेम। क्या अलग होता है? वोल्टेज अलग होता है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का वोल्टेज फाइंड करूँ तो VR इज इक्वल टू आएगा IR, इंडक्टर के लिए IXL और कैपेसिटर के लिए IXC। याद दिला दूं मैं, XL क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन ओमेगा C। अगर इसको मैं फेज डायग्राम से समझूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान। फेज डायग्राम में अगर तुम यहां पे नोटिस करो तीनों में करंट सेम है, तो करंट को हम है ना एक ही डायरेक्शन दे देते हैं, ये वाली। ये समझो करंट इस तरफ है, करंट अब चेंज नहीं होगा क्योंकि तीनों में करंट सेम है। चेंज क्या होगा? ये तीनों। अब पहले VR की बात करते हैं। हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा है वोल्टेज हमेशा करंट के साथ साथ रहता है, मतलब हम VR कहाँ ड्रॉ करेंगे? VR इसके साथ ड्रॉ करेंगे। फिर बात आती है VL की। VL मतलब इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज करंट से आगे था, करंट कहाँ था? पीछे। तो इसका वोल्टेज हम आगे ड्रॉ करेंगे। और कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से पीछे था। तो ये रहेगा सीरीज कनेक्शन का फेज डायग्राम, जिसमें I हमने एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, VR उसके साथ साथ, VL आगे, VC पीछे। लेकिन अगर तुम इसको और ध्यान से नोटिस करो, VL VC एक दूसरे के ऑपोजिट है, और दोनों में से जो बड़ा होगा वो डोमिनेंट। मतलब VL ट्राई कर रहा है पूरी एनर्जी को I से आगे ले जाने में, VC ट्राई कर रहा है पूरी एनर्जी को I से पीछे ले जाने में। जीतेगा कौन? जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? कि VC VL से बड़ा है। और हमारे लिए कौन बड़ा है? कैपेसिटर। समझो कैपेसिटर है 5 वोल्ट, इंडक्टर है 2 वोल्ट, तो जीतेगा कौन? कैपेसिटर। कितने वोल्ट से जीत जाएगा? क्या किया? 5 माइनस 2। मतलब अगर हम नया डायग्राम यहां बनाने जाएं तो नए डायग्राम के हिसाब से करंट तो यही है, इसके अलावा VR भी यही है। रिजल्टेंट सर्किट यहां बनेगी और ये मिलेगा तुम्हें VC माइनस VL। फसला VC माइनस VL कैसे आया? ये VC था मान लो 5, ये 2 था, तो नीचे कितना बचेगा? 5 माइनस 2 यानी 3। अब सर्किट में 2 ही चीजें हैं, VR और
वी सी माइनस वी एल। अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं हम लोग, तुम्हें शायद याद हो पैरेललोग्राम मेथड जो हम 11th में पढ़ते थे। क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो एग्जैक्ट इतनी होगी, और यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो एग्जैक्ट इसके इक्वल होगी। मतलब ये जो लाइन होगी ये कितनी होगी, वी सी माइनस वी एल, और ये लाइन कितनी होगी, वी आर। मतलब वी आर के सामने वी आर और वी सी माइनस वी एल के सामने वी सी माइनस वी एल। ये क्लियर हुई। तो हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर सीधी बीच में लाइन बनाए, राइट से बना रहा हूं, तो ये जो मिलेगा ना ये हमारा होगा रिजल्टेंट वी। क्या होगा ये, रिजल्टेंट वी। और समझो इसका एंगल है यहां से फाई। रिजल्टेंट कितना है वी, एंगल कितना है फाई। यहां एंगल 90 बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे एंगल 90। तो अगर तुम इस लाइन को देखो, ये दिखा है वी आर, ये क्या है वी सी माइनस वी एल, और ये क्या है बीच में वी। ये तीनों मिलके राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन कौन, वी आर, वी सी माइनस वी एल और वी। तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊं तो पाइथागोरस कैसे लगता है, लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। क्या लगा पता चला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर और ऑपोजिट का स्क्वायर। समझ आई बात। ये रूट कर दें तो वी क्या मिलेगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। यह ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से देखो। वोल्टेज एक स्केलर है लेकिन यहां वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। चैप्टर 3 समझो 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज है 10 वोल्ट, दूसरे का मान लो 20 वोल्ट, तीसरे का मान लो 30 वोल्ट। टोटल वोल्ट होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 60। लेकिन अगर यहाँ इसका 10 वोल्ट है, यहाँ इसका 20 वोल्ट है, यहाँ इसका 30 वोल्ट है, तो तीनों का टोटल 60 नहीं होगा। तीनों कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 30 का होल स्क्वायर। मतलब जब भी एसी में हो तो एसी में तीनों कंपोनेंट का वोल्टेज कभी भी ऐड नहीं होता। कैसे निकलता है वो, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, क्योंकि इनके फेज अलग अलग है। डीसी सर्किट में क्या होता था, फेज सेम, सब में ऐड हो जाता था। कि यहाँ पे फेज क्या है, अलग है, तो डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे। याद रहेगी बात नहीं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देते हैं एमसीक्यू में, सर्किट ऐसी बनाई होगी आर एल और सी। आर का वोल्टेज लिखा होगा, एल का लिखा होगा, साथ में किसका लिखा होगा, सी का लिखा होगा। वो बोलेंगे टोटल वोल्टेज क्या है, तो टोटल वोल्टेज में ऑप्शन में तीनों का टोटल भी दिया होगा। मान लो एक 10 है, एक 20 है, एक 30 है, तो आंसर 60 भी दिया होगा। लेकिन तुम्हें 60 टिक तुम्हें कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है 10 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 30, यानी माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 10√2। तो जल्दबाजी में 60 आंसर नहीं लिखना है। समझ आई बात सबको यहाँ तक। अच्छा, इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं वी सेम। वी आर अपने पास आई आर है, वी एल आई एक्सएल और वी सी आई एक्सी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एक्स सी माइनस आई एक्सएल का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा, आई कॉमन, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। आई को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। समझ आई बात। ये क्या किया हमने, किसको सब्जेक्ट बनाया, आई को। नॉर्मली ओम्स लॉ के हिसाब से आई क्या होता है, वी बाय आर, या वी बाय आर नहीं, बहुत कुछ है। इस बहुत कुछ को हम जेड बोलते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाती है, वी बाय जेड। और जेड क्या होता है, बहुत कुछ। कौन सा बहुत कुछ, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसमें एक्स सी क्या है,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ω/c। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस ω/L। समझ आई बात सबको यहाँ तक? कोई डाउट? इस Z को नाम दिया जाता है इम्पीडेंस। क्या नाम दिया जाता है? इम्पीडेंस। इसका यूनिट क्या होता है? ओम। क्यों? ये है एक टाइप का क्या? रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। लेकिन ये रेजिस्टेंस किसका है? पूरे सर्किट का, जिसमें आर भी आ गया, एक्सएल भी आ गया और एक्ससी भी आ गया। समझ आई बात? अब तुम इस डायग्राम को वापस देखो, ये वाले। मुझे बताओ डायग्राम देख के, आई आगे है कि वी आगे है? तो दिख रहा है आई ये रहा ब्लू वाला, और वी कौन सा है? रेड वाला। तो सिंपल बात है, ब्लू वाला क्या है? रेड वाले से आगे। कितना आगे? 5। 5 मतलब यहाँ पे क्या है? एंगल। अगर यहाँ नहीं फा रहा तो पीछे बैठ जा, रोशनी आ रही तो। हाँ चलेगा, उठ के जा, कोई भी नहीं, आराम से आराम से। हाँ कभी कभी क्या रोशनी ज़्यादा लगती है इसलिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जा ना। नाला कर, बैठ जा आराम से। अब ठीक है, यहाँ ध्यान। इस डायग्राम में फिर से देखो तो आई वी से क्या है? आगे है। कितना आगे है? 5 जितना आगे है ना। तो वोल्टेज हम कैसे लिखेंगे? Vm sin ओमेगा टी। जब करंट लिखने जाएंगे ना तो करंट क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। मतलब करंट क्या है? वोल्टेज से आगे है, तो क्या लिखेंगे? प्लस में 5। इसमें आई एम क्या होगा? तो आई एम होगा Vm बाय जेड। क्या होगा आई एम? Vm बाय जेड। जेड क्या है यहाँ पे? जेड यहाँ पे बहुत कुछ। बहुत कुछ मतलब 3 चीजें, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि करंट जो है V से आगे है। कितना आगे है? 5 आगे है। तो हमको ये 5 निकालना पड़ता है। 5 का मतलब होता है फेज डिफरेंस। हमको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी ट्राइंगल प्रॉपर्टी? tan phi इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan phi इज इक्वल ऑपोजिट अपॉन, तो ऑपोजिट कितना है? VC माइनस VL। एडजेसेंट कितना है? VR। तो tan phi क्या बन जाएगा? VC की जगह IXC माइनस IXL अपॉन IR। I कॉमन कैंसल। tan phi क्या बन जाएगा? XC माइनस XL अपॉन R। तो याद रख लेना, I जो है इसमें V से आगे है। कितना आगे है? 5 जितना। और 5 कितना होता है? तो tan phi होता है XC माइनस XL अपॉन R। फिर XC और XL की जो वैल्यू दी उसमें डाल देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। समझ आई बात सबको यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? तो ये कौन सी सर्किट है? RLC सीरीज सर्किट। इन तीनों में करंट सेम होता है। क्या अलग होता है? वोल्टेज अलग होता है। फिर वोल्टेज का हमने फेज बनाया पहले, फिर इसमें हमें ये पता चला VL VC ऑपोजिट है, तो दोनों में से किसी एक को डोमिनेंट बनाना था, तो हमने VC को डोमिनेंट बनाया। तुम VL को भी बना सकते हो। अगर तुमने VL को डोमिनेंट बनाया तो ग्राफ नीचे की जगह ऊपर बनेगा, क्योंकि इसमें VL जीत जाएगा। यहाँ पे हमने किसको जिताया है? VC को जिताया है। अब इनका हमने रिजल्टेंट बनाया V, तो V क्या मिला? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। और बाद में सबकी वैल्यू पुट कर दी, हमें I मिला। और I क्या मिला? V बाय Z। Z यानी इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसमें XC क्या है? 1/ωc। XL क्या है? ω/L। और यहाँ पे सर्किट में करंट क्या है? V से आगे। कितना आगे? 5। 5 कितना होता है? तो tan phi होता है XC माइनस XL बाय R। अगर डोमिनेंट हमने VL को बनाया होता तो ग्राफ क्या होता? ऊपर, तो V आगे चला जाता। तो उस वक्त यहाँ पे +5 नहीं आता, -5 आता। समझ आई बात? VC बड़ा है तो +5 आया, VL बड़ा होता तो क्या आता? -5 आता। समझ आई बात सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? पक्का? अच्छा, इसमें वो डायग्राम कैसे आएगा? वेव डायग्राम।
जैसे समझो वेव डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अपने पास v क्या मिला, Vm साइन ओमेगा टी, और I क्या मिला, Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। VMI मिला हमको। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं, पूरा ध्यान यहाँ पे 100%, तो जो करंट सॉरी वोल्टेज है ना, वोल्टेज तो ऐसा बनेगा, वोल्टेज हर बार सेम बनता है, लेकिन बात जब हम किसकी करें, करंट की, तो करंट थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में जो गैप रहेगा वो गैप कितने का रहेगा, फाइ जितना। इसको अगर मैं यहां पे फेज डायग्राम एक्सप्लेन करूं, ध्यान देना सब यहां पे, अगर मैं V को यहां बनाऊं तो I मैं यहां बनाऊंगा, और कितना आगे बनाऊंगा, I फाइ, जिसमें V है ये वाली वैल्यू, I है ये वाली वैल्यू। समझ आई बात सबको यहां तक क्लियर? तो अच्छे से एक बार नोट्स में पूरा देख लो स्टार्टिंग से। पहले तुम ये वाली सर्किट देख लो अच्छे से, उसके बाद ये ग्राफ, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट देख लो। 4 मार्क में एज ए थियरी आता है ये पूरा, कंसंट्रेट। अभी हमने कंप्लीट किया कौन सा सर्किट, RLC सीरीज। इसके बाद जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है तुमने नॉर्मली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे बेंजीन का पढ़ा होगा रेजोनेंस। बेंजीन के अंदर 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल, और वो आपस में कन्वर्ट होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्जन की फ्रीक्वेंसी और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, उसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब होता है दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सेम होना, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का सेम होना। जैसे मान लो कि तुम कोई भी दो फ्रेंड्स आपस में साथ में वॉक कर रहे हो, और वॉक करते वक्त अगर दोनों का राइट पैर और दोनों का लेफ्ट पैर एक साथ मूव कर रहा है, दोनों का राइट साथ में सेम डिस्टेंस पे और दोनों का लेफ्ट पैर साथ में सेम डिस्टेंस पे, तो दूर से एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, उसको बोलते हैं हम कौन सा, रेजोनेंस। तुम्हारी भाषा में बोलूं तो दो जनों की वाइब मैच होना इज कॉल्ड रेजोनेंस। बोलते हैं मेरी इसके वाइब मैच होती है, 2-3 जनों की वाइब मैच, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है दो टाइप की फ्रीक्वेंसीज का मैच होना, जिसको हम दूसरी भाषा में बेस्टी बेस्टू वगैरह नाम देते रहते हैं। क्लियर ना? बोलते हैं ना ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है ना, ये है वो है, जिनकी वाइब मैच होती है। ताकि वाइब मैच नहीं होती तो ठीक है फ्रेंड है भाई, जिनके ना भाई सेम तरह के कांड करने की इच्छा हो, सेम तरह के कांड करने की इच्छा, इट्स कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर? या ध्यान। अब यहां पे हमें एसी सर्किट में रेजोनेंस समझना है, पूरा ध्यान, सीधा हो जाए बेटा। हमने करंट की फॉर्मूला पढ़ी, इसमें I इज इक्वल टू V बाय Z। इसमें Z सब कुछ था, क्या सब कुछ था, अंडर रूट R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसमें I सेम, V सेम, नीचे अंडर रूट R² प्लस XC की जगह 1/ओमेगा C माइनस ओमेगा L का होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, एक एक चीज़ को समझना। इस इक्वेशन में इन दोनों के पास फ्रीक्वेंसी है, एक 1/ओमेगा C है विच इज कॉल्ड XC, और एक ओमेगा L है विच इज कॉल्ड XL। अगर मैं ओमेगा को कम करूं, किसको कम करूं, तो XC बढ़ जाएगा। अगर ओमेगा कम करूं तो XC, क्योंकि इन्वर्स में है, XL कम हो जाएगा। मतलब ओमेगा को डाउन करेंगे तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा। ओमेगा बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा। मतलब वही रिलेशन, प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगेन रिपीट, अगर मैं ओमेगा, यहाँ ओमेगा लिख देता हूँ मैं,
पूरा ध्यान, यहाँ मैं लिख देता हूँ ओमेगा। समझो ओमेगा अगर मैं कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ओमेगा कम, तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा। अगर ओमेगा में बढ़ा रहा हूँ तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा। क्लियर? ओमेगा डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टर कम हो जाएगा, और ओमेगा बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इंडक्टर बढ़ जाएगा। ये क्लियर? अब जब ओमेगा कम है, यानी ये वाला केस जो है, उस वक्त मान लो ये है 5, ये है 2, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, मतलब आर स्क्वायर में 9 ऐड हो जाएगा। अब अगर ये वाला केस लेते हैं, ओमेगा ज़्यादा, अगर ओमेगा ज़्यादा होगा समझो ये 2 हो जाएगा, ये 5, क्योंकि ओमेगा ज़्यादा मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। पहले क्या था, ये 5 और ये 2, अब ये 2 और ये 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, स्क्वायर करेंगे तो मतलब चाहे ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, ये तो प्लस ही रहने वाला है, मतलब ये तो आर स्क्वायर में बढ़ने ही वाला है। अगर ये आर स्क्वायर में बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इस वैल्यू का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। लेकिन 0 कब होगा, जब ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर 1 ओमेगा सी की वैल्यू अगर 3 है, ओमेगा एल की भी 3 है, तो 3 माइनस 3, मतलब जिस टाइम ये दोनों सेम हो जाएंगे उस टाइम डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा। डिनोमिनेटर कौन है, जेड है, जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम, और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इस फिनोमिनन को बोलते हैं रेजोनेंस। भाई जब सर्किट में इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो नीचे वाला Z क्या हो जाएगा, मिनिमम, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस। समझ आई बात? मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी या उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। XL की जगह ओमेगा एल, XC की जगह 1 ओमेगा सी, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1/LC, तो ओमेगा क्या मिलेगा, 1/√LC। इस ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है 2πf, तो f क्या बन जाएगा, 1/2π√LC। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये कौन सी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? तो रेजोनेंस मतलब जब क्या हो जाए, XL इज इक्वल टू XC हो जाए, उस वक्त इंपीडेंस क्या हो जाता है, मिनिमम, करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। इसमें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंट। अच्छा, इंपीडेंस मिनिमम कितना होगा, तो ये तो हो गया 0, क्या बचेगा, R² का रूट यानी R। मतलब इस सिचुएशन में ZR बन जाएगा, Z क्या बन जाएगा, R, और I बन जाएगा V/R बन जाएगा। Z क्या बन जाएगा, R, I क्या बन जाएगा, V/R। कब, जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होगा, जब XL इज इक्वल टू क्या होगा, XC होगा। इसका मतलब अगर मैं ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, पूरा ध्यान, किसका ग्राफ बनाऊं, करंट वर्सेस ओमेगा। यहां ले लूं ओमेगा, यहां ले लूं करंट, तो अपने पास एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस पे करंट जो है वो क्या है, मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी इससे छोटी ले लूं, मतलब ऐसी ओमेगा लूं जो ओमेगा नॉट से क्या हो, छोटा, या फिर ओमेगा कौन सी लूं, बड़ी। अब ओमेगा छोटी लूंगा तो ये बड़ा होगा, ओमेगा बड़ी लूंगा तो ये बड़ा होगा, लेकिन ये वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, प्लस। अगर ये हमेशा प्लस रहेगी तो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम। मतलब बीच में करंट मैक्सिमम होता है। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी लेते हैं या इससे
ज़्यादा लेते हैं हर बार करंट डिक्रीज हो जाएगा। मतलब करंट का जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। समझ आई बात? इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम करंट, बाकी दोनों साइड करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। याद रहेगी सबको बात? इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्लियर? तो रेजोनेंस मतलब जब एक्सएल बिकम्स एक्ससी, उस वक्त जेड बिकम्स मिनिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर? उसमें ग्राफ कैसा बनेगा, रेजोनेंस पे मैक्सिमम करंट होता है, बाकी हर बार क्या होगा, करंट कम होगा। अब ये तो हमारे टेक्स्ट बुक में इतना है, लेकिन एक और पार्ट आता है जो कभी कभी जेडब्ल्यू नीट में आता है, उसमें इसमें थोड़ा एडवांस चीज समझना। उसमें यहाँ पे पावर मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है? क्योंकि करंट मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट की तरफ आऊँ ना तो करंट डिक्रीज होगा, पावर भी डिक्रीज। राइट की तरफ जाऊँ तो भी करंट डिक्रीज, पावर डिक्रीज। तो हम एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जब पावर आधा हो जाए। तो ऐसे तो दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक लो ओमेगा पे, एक हाई ओमेगा पे। तो उस केस में ध्यान समझना, इस केस में यहां पे हमें एक ओमेगा मिलता है और यहां पे भी हमें एक ओमेगा मिलता है। इन दोनों का डिफरेंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, और उसको नाम देते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? हाफ पावर बैंडविड्थ विद दो ओमेगा। कौन सी दो ओमेगा? जब पावर आधा हो रहा है। क्लियर? यह पावर बैंडविड्थ, इसमें एक टर्म डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं क्यू फैक्टर। कौन सा फैक्टर? क्यू को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्यू मतलब क्वालिटी। उसकी फॉर्मूला याद रख लेना, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। क्या फॉर्मूला होती है? ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। जब ओमेगा नॉट क्या है? ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी जहाँ करंट मैक्सिमम है। डेल्टा ओमेगा क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। और ये दोनों क्या है? आधे आधे पावर की फ्रीक्वेंसीज। समझ आई बात सबको यहाँ तक? क्लियर एवरीवन? इसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू ही होती है 1/√LC। डेल्टा ओमेगा की वैल्यू याद रख लेना, इट्स R/L। क्या होती है ये? R/L। अगर यहाँ पे डाल दें तो ये फॉर्मूला बन जाती है 1/R√L/C। क्या बन जाती है? 1/R√L/C। ये पूरा JEE का टॉपिक है और नीट का इतना सा। इसे हम क्या बोलते हैं? क्यू फैक्टर। याद रहेगी बात सबको इतनी? क्लियर एवरीवन? कोई डाउट? तो ये था अपना कौन सा? रेजोनेंस। अच्छे से कंप्लीटली देख लो, एक एक टर्म, एक एक वर्ड। चलो पूरा कॉन्सेंट्रेट। तो ये था अपना कौन सा टॉपिक? रेजोनेंस। अब हमने जैसे ऑनली रजिस्टर पढ़ा था तो उसका हमने पावर देखा था, फिर ऑनली इंडक्टर का भी पावर जो 0 आया था, ऑनली कैपेसिटर का पावर वो भी क्या आया था? 0। अब हमने सर्किट की थी RLC, तो अब हम क्या देखेंगे? RLC का पावर। बहुत सिंपल थियरी है, ध्यान देना, लेकिन 4 मार्क में आती है। पावर इन RLC AC सर्किट। पावर के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए V क्या था? VM साइन ओमेगा टी, और I क्या है? IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमने RLC में पढ़ा कि करंट जो है वो V से कितना आगे है? फाई जितना आगे है। पावर की बेसिक फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू VI, V की जगह VM साइन ओमेगा टी और I की जगह IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसको लिख सकते हैं ऐसे, VM IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। मतलब ये पहले लिखा, ये बाद में लिखा। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो VM IM अपॉन 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई साइन ओमेगा टी। अब ये हमें याद दिलाएगा थोड़ी मैथ्स की। बायोलॉजी वालों थोड़ा तुम खास ध्यान रखना, यहाँ पे मैथ्स की एक फॉर्मूला यूज होती है, 2
साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होती है, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। मैथ्स वालों को तो पता होगी, 2ss इज इक्वल टू सी माइनस सी। हम मैथ्स वाले ऐसे याद करते हैं, 2ss इज इक्वल सी माइनस सी। क्या तो वो ये अल्फा प्लस भी यहाँ होता है ना, इसीलिए। ठीक है, तो साइन 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे वही करना है, ये 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी एम आई एम अपॉन 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस दोनों का माइनस ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, और फिर माइनस कॉस दोनों का एडिशन, एडिशन करेंगे तो ओमेगा टी प्लस 5, इसमें ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, P इज इक्वल टू वी एम आई एम, 2 को लिख सकते हैं √2 और ये क्या बचेगा, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। ये क्लियर। अब इसमें देखो, पावर डिपेंड ऑन टाइम, टाइम चेंज, तो ये पावर तो हुआ इंस्टेंट पावर, क्योंकि टाइम पे डिपेंड मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कौन सा पावर हुआ, इंस्टेंट। इंस्टेंट पावर का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो इसका भी क्या निकालेंगे, एवरेज। तो P एवरेज इज इक्वल टू वी एम अपॉन √2 वी आई एम अपॉन √2 आई। याद है VRMS IRMS, VRMS क्या होता है, VM बाय √2, IRMS क्या होता है, IM बाय √2। तो VRMS को हम V लिखते हैं, IRMS को I। तो V क्या होगा, VM बाय √2, I क्या होगा, IM बाय √2। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ तक क्लियर। सॉरी, इसमें यहाँ पे इसका एवरेज आएगा। क्लियर, क्या आएगा, एवरेज, क्योंकि हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं। ध्यान से देखो, एवरेज सिर्फ किसका हुआ, लास्ट वाले टर्म का। क्यों इसका हुआ, क्योंकि टाइम इसी के पास है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब ओनली कॉस का एवरेज कितना होता है, याद है, लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम। कॉस स्क्वायर का 1/2, साइन स्क्वायर का 1/2, ओनली कॉस का 0, ओनली साइन का 0, तो इस कॉस का क्या हो जाएगा, 0। तो P एवरेज क्या बनेगा, वी आई कॉस 5 माइनस 0। अब तुम बोलेगे सर इस कॉस का एवरेज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं मतलब ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं। तो पावर की बेसिक फॉर्मूला क्या बन गई, वी आई कॉस 5। वैसे याद दिला दूं, V इज इक्वल होता है आई आर, लेकिन R नहीं, यहाँ पे कौन होता है, Z। Z मतलब सब कुछ, यहाँ बहुत कुछ। Z इक्वल क्या होता है, √R² प्लस XE माइनस XL का होल स्क्वायर। यहाँ डाल देंगे तो P इज इक्वल टू V की जगह IZ इंटू I स्क्वायर Z cos 5। ये जो cos 5 है ना, इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, और इस पावर फैक्टर की फॉर्मूला होती है R/Z। क्या होती है पावर फैक्टर की फॉर्मूला, R/Z। पूछोगे नहीं सर I कहां से R/Z, नहीं सर आपने बोला है तो वही कहीं, हमें क्या, आपने बोल दिया मतलब हम लकीर मान लेते हैं। अब ये cos 5 आया कहां से, ये आया अपनी आगे वाली थियरी से, यहां से हमने tan phi निकाला था ना। अगर यहां से मैं cos phi निकालूं, ध्यान समझना, तो cos phi क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। cos phi होगा VR अपॉन V। क्या होगा, VR अपॉन V। तो यहां पे अगर साइड में लिख दूं cos phi, तो cos phi क्या मैंने बताया, VR अपॉन V। VR होता है IR और V होता है IZ, II कैंसल, क्या बन जाएगा cos phi,
आर बाय जेड, याद रहेगा। तो कॉस फाई को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर बाय जेड। अगर मैं ये कॉस फाई यहाँ रख दूँ, आर बाय जेड रख दूँ, तो जैसे मैं आर बाय जेड यहाँ रखूँ तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर आई स्क्वायर आर। और ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, पावर कितना होता है, आई स्क्वायर आर। समझ आई बात। अगेन रिपीट, टॉपिक का नाम क्या है, पावर इन आर एल सी एसी सर्किट। पावर की बेसिक फॉर्मूला होती है पी इज इक्वल टू वी आई। वी कितना होता है, वी एम साइन ओमेगा डी। आई क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा डी प्लस फाइव। वी एम आई एम सेम लिखा, ये पहले ये पीछे लिखा। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। फिर आता है मैथ्स वालों की बात, 2 की फॉर्मूला सी माइनस सी, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा। फिर हमने पता चला पावर यहाँ पे टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इंस्टेंट पावर है, हमें कौन सा पावर चाहिए, एवरेज। एवरेज पावर के लिए तो एवरेज किया हमने। और यहाँ पे 2 को लिखा था √2 वी एम बाय √2 आई एम बाय √2, इट्स कॉल्ड वी इंटू आई। और इस कॉस का एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो पी क्या बन गया, वी आई कॉस फाइव। वी क्या होता है, आई जेड, तो पावर क्या बन गया, आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। इसमें कॉस फाइव को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की फॉर्मूला क्या होती है, आर बाय जेड। समझ आई बात। इस फॉर्मूला के जस्ट बाद देखो 4 स्पेशल केसेस होंगे, अपने अपने नोट्स में देखो। 4 स्पेशल केस कौन से, पहले होगा ओनली आर वाला, ओनली रेजिस्टेंस वाला होगा। उसके बाद इंडक्टर कैपेसिटर, उसके बाद आरएलसी, उसके बाद होगा रेजोनेंस। पहले ओनली आर पे आओ। पहला स्पेशल केस हमने पढ़ा था, ओनली आर में वी और आई हम साथ साथ की तरह रहते हैं। कहते हैं ओनली आर में मतलब वी और आई साथ में रहते हैं ना, तो फाई की वैल्यू 0 होगी। क्या होगी फाई की वैल्यू, कॉस 0 क्या होता है, 1। तो बचेगा क्या, आई स्क्वायर जेड, और जेड तो आर होगा क्योंकि ओनली आर है। तो देखो इसमें पावर की फॉर्मूला होगी आई स्क्वायर आर। देखिए सबको क्या होगी, आई स्क्वायर आर। क्लियर। दूसरा केस कौन सा, ओनली इंडक्टर और ओनली, तो याद रखना ओनली इंडक्टर या ओनली कैपेसिटर में फाई 90 होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, पावर 0। तो ओनली इंडक्टर कैपेसिटर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पावर कितना होता है, 0। याद है 0 लाने के 2 मार्क मिलते हैं हमें। तीसरा कौन सा है, ये टॉपिक आरएलसी लिखा होगा। तो आरएलसी में तो दिख रहा है पी इक्वल क्या होता है, आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव। कॉस फाइव की जगह क्या डाल देंगे, आर बाय जेड, तो जेड जेड कैंसिल, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। यानी यहाँ रखा देंगे आर बाय जेड, ये यहाँ डाल दो तो जेड जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। बस इसमें याद रखना है आई क्या है, वी बाय जेड। साइड में लिखा होगा शायद, आई क्या होगा, वी बाय जेड। और चौथा केस कौन सा, रेजोनेंस। रेजोनेंस में याद है जेड क्या था, क्योंकि जेड एक्चुअल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, लेकिन रेजोनेंस के टाइम एक्सएल एक्सी सेम हो जाते हैं, तो जेड खुद क्या बन जाएगा, आर। अगर जेड आर बन जाता है तो आर आर कैंसिल, कॉस फाइव क्या हो जाएगा, 1। तो पावर देखो फिर से होगा आई स्क्वायर आर। 4 केस में से 3 केस में पावर आई स्क्वायर आर है, देखा, 4 केस में से 3 में आई स्क्वायर आर है, फर्स्ट में, थर्ड में, फोर्थ में। सेकंड में क्या है, पावर 0 है। याद रखना पावर की थियरी और उसके 4 स्पेशल केस मिला के 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है मोस्ट आईएमपी। देख लो अच्छे से पूरा। तो आज के लिए हम यहीं रखेंगे, इसके आगे वाला बाद में करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक।